नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली में चुनावी राजनीति पिछले एक साल से रोज हो रही है। बस वोट 7 फरवरी को पड़ेगा और रिजल्ट 10 को आ जाएगा। क्वेश्चन एकदम आसान है कि कौन जीतेगा। ट्विटर, फेसबुक पर ट्रेंड कराकर हर घंटे आप बनाम भाजपा का गेस्ट पेपर आउट हो रहा है। बाकी जो टफ क्वेश्चन है उन्हें लास्ट में या सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। यह हाल दिल्ली का है तो बाकी देश में क्या होता होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। वही रामलीला मैदान है जिसने दिल्ली की राजनीति को न सिर्फ बदला बल्कि राजनीति में कुछ नए सवाल खड़े कर दिए। याद कीजिए तब कितनी उत्तेजना थी कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकपाल अभी नहीं तो अब लाओ का नारा लगता था। हर दल के लोग आकर समर्थन जताते थे। मिडिल क्लास अपने गालों पर तिरंगा रंग कर आता था। मगर लोकपाल पर अब भयंकर सन्नाटा है। शनिवार को बीजेपी की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है और धीरे धीरे इसे गली मोहल्ले तक ले जाने वाला हूं। जबकि इस रामलीला मैदान ने कहा था कि नीचे से ऊपर तक का भ्रष्टाचार लोकपाल साधेगा और प्रधानमंत्री भी लोकपाल के अधीन होगा। लोकपाल को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई सक्रिय संघर्ष नहीं है। 2 साल तक दिल्ली कभी पुलिस सुधार तो कभी व्यवस्था में बदलाव के सवालों के सहारे लोकपाल जपा करती थी। हम क्यों नहीं पूछते हैं कि इस लोकपाल ने इतना भूचाल पैदा किया, उसे लेकर अब वैसा जन दबाव क्यों नहीं है। काले धन को लेकर रामलीला मैदान में पैदा हुई तमाम बेसब्रियां कानून की जटिलताओं की सैरगाह में खो गई हैं। लोकपाल को लेकर ना तो कोई नायक है ना इस वक्त खलनायक। लोकपाल के समर्थन में आए ये लोग खुद को ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में एक्स फ्रीडम फाइटर के रूप में सोचा करते होंगे। दोज वर द डेज टाइप। यही वो टफ क्वेश्चन है जिसे सबने लास्ट के लिए छोड़ रखा है। हर पक्ष 2-4 कमियां और खूबियां गिनाकर बहस जीत ले रहा है। गलतियों और गलतफहमियों का जनधन खाता सबके हिस्से में खुला हुआ है। लेकिन वोट देने वाला इस बार किन सवालों को लेकर दिल्ली के मतदान केंद्रों पर जाएगा। सत्ता ने दिल्ली के राजनीतिक दलों को क्रिएटिव यानी रचनात्मक बना दिया है। दिल्ली की जनता इसका नमूना रोज नए नए नारों से सजे बड़े बड़े होर्डिंग में देख रही है। जाम में फंसी लाखों कारों में बैठे लोग एफएम रेडियो पर तरह तरह के पॉलिटिकल जिंगलों को सुनते हुए 21वीं सदी के भारत की राजधानी के महान मतदाता बनने का फोकट में प्रशिक्षण पा रहे हैं। एक रेडियो विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल इको साउंड यानी अनुगूंज के सहारे आह्वान करते हुए किसी बुजुर्ग महिला को आश्वस्त कर रहे हैं कि माताजी गलती हो गई मगर हम कहीं गए नहीं थे, मैं आ रहा हूं आपकी सेवा के लिए। बीजेपी के विज्ञापन में 2 दोस्त सुनाना टाइप की बातें करते हुए आम आदमी पार्टी को नौटंकीबाज बता रहे हैं कि यार इस बार तो बिल्कुल नहीं ना। दिल्ली में पूर्वांचल और उत्तराखंड के नाम पर संगठन बनाकर वजूद तलाश रहे नेताओं को अब हर दल में ठौर मिल गया है। टिकट तो टिकट, अब विज्ञापन भी लोगों की कैटेगरी के हिसाब से बन रहे हैं। बीजेपी के एक रेडियो विज्ञापन में बिहारी टाइप भोजपुरी हिंदी का प्रयोग हुआ है। जात पात की तरफ पूर्वांचल दिल्ली की राजनीति का नया वोट बैंक है जो इसका क्षेत्रीयकरण करने में लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की खिंचाई करते हुए इस लड़ाई में तीसरा कोण बनने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में इस बार यहां के लोग नोटिस कर रहे होंगे कि कैसे विज्ञापनों होर्डिंग में कांग्रेस ने वापसी की है। साल भर पहले मैदान से गायब होर्डिंग के जरिए कांग्रेस की वापसी कुछ चौंकाती है। कांग्रेस के नारे हैं विकास की डोर कहीं छूट ना जाए, हम भाईचारे की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की नहीं। कई जगहों पर यह नारा लिखा है कि इस बार सोच समझकर वोट देना, किसी के बहकावे में मत आना। जैसे 15 साल तक कांग्रेस को चुनने वाली जनता को किसी ने बहका लिया था, उसने बिना सोचे समझे कांग्रेस को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया था। अब नेता की जगह स्लोगन लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर चुनाव लड़ेंगे तो यही सब देखने सुनने को मिलेगा। होर्डिंग पर बीजेपी भले ही आगे चल रही है लेकिन आप और कांग्रेस भी बहुत पीछे नहीं है। लोकपाल के समय देश की नजर दिल्ली पर थी लेकिन अब दिल्ली की नजर कहां है खुद दिल्ली को भी नहीं मालूम। ऐसा है नहीं। वैसे संदर्भ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और नजफगढ़ में अरविंद केजरीवाल की आज की सभा के कुछ बयान ले लेते हैं। दिल्ली में 50 लाख से भी ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ कॉलोनियों की हालत तो झुग्गियों से भी बदतर है। कभी इन कॉलोनियों में जाकर देखिएगा और इनकी बदतर और अमानवीय हालत को लेकर सवाल कीजिएगा और उस दावे पर भरोसा भी कि अब 7 साल के भीतर यानी 2022 तक सभी दिल्ली वालों के लिए पक्के मकान बन जाएंगे। हिंदुस्तान देश में पुनर्वास का ऐसा शानदार रिकॉर्ड अभी तक किसी भी राज्य और किसी भी दल की सरकार में नहीं कायम हुआ है। अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने की राजनीति दिल्ली की राजनीति का एक और दुखद पहलू है जिसे लेकर हर चुनाव में सुखद सपना दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पीठ में छुरा घोंपने वाला नहीं है। उन्होंने काम की सीमा को भी नए सिरे से परिभाषित कर दिया और कहा कि जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या। गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया
तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठकर रास्ते रोकने में मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम करने दीजिए। वैसे मैं बहुत से गाड़ी चलाने वाले को जानता हूं जो बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। केजरीवाल केंद्र में बीजेपी के 7 महीने के मुकाबले अपने 49 दिनों के काम को गिनाने लगे हैं। उत्साह के लिहाज से तो ठीक है, मगर क्या वाकई में यह पैमाना सही है? नजफगढ़ में अरविंद ने कहा कि बीजेपी अपने हर वादे से पलट गई। लोगों ने तो कहना चालू कर दिया कि ये यू टर्न सरकार है, जो कहती है उसका उल्टा करती है। पूरी दिल्ली में पिछले चुनाव में इन्होंने होर्डिंग लगाए थे। ये अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं कि 30% दाम कम करेंगे बिजली के। क्या कम हुए? उल्टा 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, 15% और बढ़ा दिए, 1 पैसा कम नहीं किया। जो कहा उसका उल्टा किया। अरविंद ने कैंसर और अन्य दवाओं के दाम बढ़ाए जाने का भी मुद्दा उठाया। लोकपाल के लिए मूड ना करता हो तो दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य को लेकर सड़कों पर आ जाना चाहिए। एक बार बनाने के लिए नहीं, बल्कि सभी दलों से हाथ जोड़कर कहने के लिए कि अब बस पूर्ण राज्य के नाम पर पकाओ मत। कम से कम एक इश्यू पर ठगे जाने का आपको अफसोस नहीं होगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने इस मुद्दे पर दिल्ली वालों को ठगा नहीं। तो आप क्या सुनकर, क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं? सवाल आप तय करेंगे या स्लोगन लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर? हम प्राइम टाइम में हमारे बात करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह है, पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट, अभय कुमार दुबे स्तंभकार, डॉक्टर नरेंद्र नाथ कांग्रेस नेता, सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के सदस्य। सुधांशु जी, लोकपाल वाला टफ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद ये अध्यादेश की कैटेगरी में नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत सारे अध्यादेश आपने तत्कालिक आवश्यकताओं के लिए लाए हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नया मुद्दा क्या है दिल्ली के लिए आपके पास? देखिए, दिल्ली के लिए स्वाभाविक रूप से जो मुद्दे हैं वो बिजली है, पानी है, सड़क है, सुरक्षा है, और इनको निरंतर सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। आज दिल्ली की जनता के सामने जो विकल्प है, उसमें जो 3 पार्टियां मैदान में हैं वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि अव्यवस्था की प्रतीक है। उसके लिए कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है। 15 साल का प्रदेश का शासन और 10 साल के शासन पर जनता निर्णय भी दे चुकी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो अराजकता की प्रतीक है। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। बड़े से बड़े दौर में, आपातकाल के दौर में भी भारतीय जनसंघ या भाजपा ने कभी गणतंत्र दिवस का बहिष्कार नहीं किया। इसलिए लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की मर्यादा के न्यूनतम मान बिंदुओं का भी इन्होंने पालन नहीं किया। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो परिपक्वता की प्रतीक है। अनेक राज्यों में सरकार चलाकर, 6 साल इससे पूर्व एनडीए में शासन करके, और वर्तमान में जो हमें मिला है समर्थन और 7 महीने में जो कार्य किया, उसके आधार पर एक जांचा परखा करा है। यानी आज मुकाबला अव्यवस्था, अराजकता और परिपक्वता में है, यानी मिस रूल, एनार्की एंड मैच्योरिटी में है। और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता प्रबुद्ध है और वह इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख के अंततः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो एक जन की आकांक्षाएं पूरे देश में दिख रही हैं, अभिलाषा के केंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा दिख रही है, तो लोकपाल पे भी अपना स्टैंड बता देते। कोई स्टैंड है या नहीं है? देखिए, हम चाहते हैं मजबूत और प्रभावी लोकपाल हो, परंतु क्यों नहीं बना? वो क्यों नहीं बना, उसके लिए भी यहां पर विद्वान प्रशांत भूषण जी बैठे हुए हैं। उस लोकपाल में क्या इस ढंग के प्रावधान हो सकते हैं कि दिल्ली में होने के कारण इलेक्शन कमीशन भी दिल्ली प्रदेश के लोकपाल के अंतर्गत होगा? क्या ये हो सकता है किसी शहर की कैपिटल के नगर निगम के अंतर्गत वहां की विधानसभा जिम्मेदारी मिली? आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं ना, आप जो काम करते हैं वो बताते हैं। आप ये बताइए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स कीजिए दिल्ली। ठीक है, मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स बता रहा हूं। तो प्रधानमंत्री ने कहा सेंटर पे कि हम बिजली की समस्या के समाधान के लिए, नहीं, मैंने लोकपाल का सवाल लाएंगे। लोकपाल लाने के लिए आपने क्या किया सेंटर में? कौन सा काम किया? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, लोकपाल एक ऐसी चीज है जो कि भारत के संपूर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई है, और यह कोई फोर्सिबली नहीं, यह आम सहमत के साथ, व्यापक विचार विमर्श के साथ आनी चाहिए। इसलिए सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करके वो तो बनाना है, क्योंकि उसमें उद्देश्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है। वो तो किसी को अब बनाना है, ना कि आप कोई एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना देंगे। जैसे आज एक सिंपल सी बात है, देखिए, अब आप उसकी व्याख्या मत कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी भी उस संयुक्त अधिवेशन में थी। रात को जब रात जगह हुआ करती थी, करता था, लोग रात जगह करते थे और संसद में भाषण दिया करते थे देश की
भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर, तो अब वो बात है। अब आप उसको लेके, हाँ रवीश जी, हमारी ही पार्टी थी जिसने उत्तराखंड में तंदूरी जी की सरकार ने सबसे पहले लोकपाल लाया था, वही जो अन्ना मांग कर रहे थे, और आम आदमी पार्टी ने उसकी तारीफ की थी। जब कांग्रेस सत्ता में आई, फैक्ट यह है कि आप गुजरात में भी नहीं लाए थे बहुत दिनों तक, और फैक्ट ये है कि सबकी स्थितियां परिस्थितियां थी नहीं ना। अगर आप ये कह रहे हैं सुधांशु, नहीं बनाने का कारण और जवाब अलग हो सकता है, लेकिन लोकपाल के औचित्य पे अगर आप कोई दूसरी राय रख रहे हैं तो एक बड़ा बदलाव है। नहीं बना पाए उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या आप लोकपाल के होने के औचित्य पे ही आप सवाल उठा रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है? नहीं, हमने तो ये बात कही, हमारी जिस राज्य सरकार ने लोकपाल लाया, जिसकी प्रशंसा अन्ना जी ने की, कांग्रेस की सरकार ने लोकपाल जी हैं कहां? लोकपाल शर्मा जी हैं, चौधरी जी हैं, जाटव जी हैं, कौन है लोकपाल जी? या कोई खान साहब हैं जो होंगे नहीं कभी? फिर भी ये दोनों पार्टियां एक ही हैं, मिली हुई हैं दोनों। नहीं, आप ये लोकपाल लाना नहीं चाहते। अच्छा, आप लाना चाहते थे? यस, यही तो बात हुई। अरे हमने तभी मैं याद दिलाना चाहता हूं, तभी तो हमने पास किया था। यस, पार्लियामेंट में हम ही तो लाए थे। डॉक्टर नरेंद्र नाथ बोल रहे हैं। आप थोड़ी लाए थे पार्लियामेंट में। ये दोनों पार्टियां एक ही हैं। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी ए पार्टी है और ये आम आदमी बी पार्टी है। ये दोनों की मिली भगत है। ये चाहते नहीं जन लोकपाल भी लाए। प्रशांत भूषण जी जी, छोड़ दिया जाए इस टफ क्वेश्चन को या लॉक किया जाए? देखिए, ये जन जब ये खाली आंदोलन करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं। अच्छा, दोनों पार्टियां झूठी हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल आप ही सच्चे हैं, ये बात सही है। बीजेपी परिपक्व है, झूठे वायदे करते हैं। हाँ। बीजेपी झूठे वायदे करती है और आप आदमी ने झूठे वायदे किए लोगों से। नरेंद्र जी, आप मुझे सवाल पूछने दीजिए। मतलब मैं मान लिया कि आप सच्चे पार्टी हैं और आप सिर्फ सच्चे वादे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। वैसे ही मैं नहीं चाहता, सुधांशु आपको वैसे ही घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशांत जी को इस पर बोल लेने दीजिए। ये मैं पहला राउंड लोकपाल का खत्म कर लूं जरा। हाँ, ठीक है। देखिए, 2 साल पहले, 3 साल पहले इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कि एक बिल्कुल सरकार से स्वतंत्र लोकपाल बनाया जा सके। दुर्भाग्यवश ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर ऐसी साजिश रची कि एक बिल्कुल कमजोर लोकपाल बिल पेश किया गया, जिसमें लोकपाल को का चयन भी सरकार और विपक्ष मिलकर करता है। हाँ, मेरा आपसे सवाल ये है कि लोकपाल को लेकर बीजेपी की चुप्पी समझ में आ सकती है, कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये भी समझ सकता हूं मैं, लेकिन आपकी सक्रियता वैसी नहीं है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने तो पूरा जी तोड़ कोशिश करी। हाँ। दिल्ली में भी लोकपाल बिल पेश करने की कोशिश करी। कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर उस बिल को पेश भी नहीं होने दिया। हम लोगों ने तो दिल्ली में ऑलरेडी आंदोलन की बात कर मॉडिफाई करके लाइए जो भी लाना है आपने। एक सेकंड नरेंद्र जी, तो ऑलरेडी दिल्ली में है। नरेंद्र जी प्लीज, अब हम सर प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, बारी बारी से, बारी आएगी तो बोलिएगा। हाँ, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ। हम लोग ने तो यही बोला था कि देखिए, हमको अब मजबूर होकर पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना पड़ा। हाँ। जब हमने देख लिया कि जो मौजूदा मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, नहीं, मैंने वो नहीं, एक सेकंड नरेंद्र जी, बीच में नहीं सर, ये मेरे कार्यक्रम का कायदा थोड़ा दूसरा होता है, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। प्रशांत जी, मेरा सवाल है कि आपने लोकपाल के लिए ही पार्टी बनाई, अब आप उस तरह से लेके सक्रिय क्यों नहीं है? मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए, हमने तो पूरी कोशिश, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया उसके बाद भी ये पार्टी टस से मस नहीं हुई, कांग्रेस और भाजपा, और ये धौंस ये देते थे कि देखिए, आप लोग आंदोलन वगैरह कर सकते हैं लेकिन आप हमको चुनाव में नहीं हरा सकते, और जब तक आप चुनाव में जीतकर संसद या असेंबली में नहीं आते तब तक आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून तो संसद में बनते हैं। ठीक है, तो आप हमको चुनाव में हराकर संसद में आकर दिखाइए।
आप नहीं, पृष्ठभूमि तो आप बता रहे हैं उसमें आप मैं वो पृष्ठभूमि नहीं जानना चाहता। मैं इस वक्त पूछ रहा हूं कि इस वक्त आप सक्रिय क्यों नहीं हैं आज की तारीख में? पिछले 3 महीने में लोकपाल, जन लोकपाल को लेकर कोई बड़ा आंदोलन मैंने नहीं देखा सुना। क्या आपके लिए अभी ये मुद्दा है या वो ठीक है, बैक सीट पे चला गया? बिल्कुल जाहिर है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और सिर्फ लोकपाल ही नहीं मुद्दा है। ठीक है, नहीं मैं अभी लोकपाल पे ही बात सारी जवाबदेही संस्थाएं को नष्ट किया जा रहा है। चाहे आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ले लें, चाहे आप इंफॉर्मेशन कमीशंस को ले लें, किसी के अपॉइंटमेंट्स में कोई पारदर्शिता नहीं है। और हम देख रहे हैं विपक्ष और सरकार मिलकर बिल्कुल लचर लोगों को इन सब इंस्टीट्यूशंस में, सीबीआई को ले लीजिए, ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, जनता को जितना मिला समय की कमी के कारण 1 साल पहले तक इसी दिल्ली की राजनीति को हम बिना लोकपाल के नहीं समझ पा रहे थे। ठीक, और कोई भी बहस होती थी तो लोकपाल जो लाएगा वही महान है, जो ला रहा है वो भी थोड़ा सा महान है, जो नहीं ला रहा है वो एकदम ही महान नहीं है ना? अब वो स्थिति है या दिल्ली की राजनीति बिना लोकपाल की भी उसी तरह से संघर्षरत है इन तीनों पक्षों में? देखिए, लोकपाल की अनुगूंज नहीं सुनाई पड़ रही है और आम आदमी पार्टी के मंचों से भी उसकी अनुगूंज नहीं सुनाई पड़ रही है। ये एक तथ्य है। ये तथ्य क्यों है? इसके पीछे ये घटनाएं हैं। फरवरी में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था लोकपाल के सवाल पर। उसके बाद में कुछ विपक्ष के प्रचार के कारण और कुछ एक सही बात भी थी, वो बात उनसे चिपक गई कि लोकपाल के कारण उन्होंने सरकार छोड़ दी। उनकी वो तरह तरह के आरोप लगे। आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक मंच पर अपनी गलती मानी और वो अभी तक बार बार अपने सरकार छोड़ने पर माफी मांग रहे हैं। उस एफएम रेडियो के विज्ञापन में भी माफी मांगते हैं उस बूढ़ी औरत से, जिसका भी आपने जिक्र किया। तो अगर वो लोकपाल के मुद्दे को फिर से सामने लाएंगे, आगे रखेंगे, सबसे आगे रखेंगे, मंच पर रखेंगे, तो लोगों के दिमाग में, वोटरों के दिमाग में, खासतौर से मध्यवर्गीय वोटर के दिमाग में, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है या उससे कुछ दुखी है या नाराज है, मतलब भाई खिलाफ ना हुआ हो, तो उन लोगों को लगता है रणनीतिक रूप से अगर हम लोकपाल का मसला फिर से जोरदारी के साथ उठाएंगे तो लोगों के दिमाग में फिर वही छवियां पैदा होंगी मतदाताओं के दिमाग में। इसलिए वो छोड़ नहीं रहे हैं, उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया है रणनीतिक रूप से। मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा और लोकपाल का मुद्दा अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी मौजूदा चुनावी रणनीति में वो सर्वप्रमुख नहीं है। ठीक है, मैं केवल मैं इस रूप में इसको देखता हूं। मैं तो जिस दिन आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, जो कभी एक ठीक से पार्टी नहीं बनी है, अभी भी दरअसल चुनाव लड़ने वाले आंदोलन के रूप में है, अगर वो पार्टी लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़ देगी और वास्तव में छोड़ देगी तो उसका जो बुनियादी तर्क है वो ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है संजय, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले शनिवार को जो रैली हुई और लेकर अब तक, अब जब चुनाव का ऐलान हो ही गया है, बीजेपी क्या सचमुच, जो दिल्ली में एक समय उसके पास 2-2 चेहरे थे, एक चेहरे को रातों रात बदल के दूसरा चेहरा लाया गया, सचमुच अब उसके पास क्या कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसको लेकर वो चुनाव लड़ सकती है? या दिल्ली को भी आप महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा की तरह देखते हैं कि जहां बिना चेहरे के नाम पर, बिना चेहरा बताए बीजेपी जीत गई, तो यहां भी जीत सकती, इतना आसान है यहां पे? देखिए, अगर आप बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपने दोनों जो बातें कही वो दोनों बातें सही हैं। पिछले चुनाव में 2013 दिसंबर का चुनाव और फरवरी 2015 का चुनाव, ये दोनों अलग अलग तरह के चुनाव हैं। लोकपाल का एक मसला है, मतलब वो मसला उस समय था जो आप कह रहे थे कि 1 साल पहले तक इसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे दिल्ली की राजनीति बगैर लोकपाल के। आज वो कहीं वो इशू है नहीं, क्योंकि चुनाव वो बदल चुका है। 2015 का भ्रष्टाचार अब ऐसा मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एंगर था, लोगों के अंदर जो गुस्सा था, वो गुस्सा पिछले आम चुनाव में निकल गया। फिर नरेंद्र मोदी ने एक अलग तरह की छवि वो प्रस्तुत की। आम आदमी पार्टी का उस भ्रष्टाचार से, लोकपाल से एक धरना प्रदर्शन वाली वो थी, जिसपे कि नरेंद्र मोदी ने भी चुटकी ली कि ये एम एन आर्टिस्ट वाले। दूसरा जो चीज आप पूछ रहे हैं, ड्राइवर लोग अच्छा खाना बनाते हैं, कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, बिल्कुल कई बार ऐसे जो अच्छा खाना बनाते हैं वो गाड़ी भी अच्छी चलाते हैं, ये सही बात है। लेकिन वो एक रिकॉग्निशन ये है कि हम आम आदमी पार्टी को अगर दूसरे तरह से आप देखेंगे तो उसको, उसकी कैपेसिटी, फाइट बैक करने की कैपेसिटी को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो सीधा सीधा मतलब मोदी बनाम जो केजरीवाल चुनाव है उसको प्रतिस्पर्धा में ला रहे हैं। पिछले बार जो चुनाव था, हर्षवर्धन यहाँ पे रिप्लेस करके आए थे, जो आप कहेगी अचानक हुआ, 1 महीने पहले उनको किया गया। वो केंद्र में मंत्री हैं, आज के डेट में बीजेपी में यहाँ अध्यक्ष भी वो दूसरे हैं। बीजेपी अभी तक
मतलब बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए एक विडंबना होगी कि उनको सिर्फ 15 दिन मिलेंगे कैंपेन के लिए। अभी तक नाम भी अनाउंस नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन शायद पहली बार है कि सिर्फ 26 दिन देती है, जो प्रिस्क्राइब्ड है मैंडेट में उनके, उतने ही दिन मतलब अनाउंसमेंट और जो एक्चुअल पोलिंग डेट है उस बीच में है। उसके बाद की भागदौड़ ये होगी कि 10 को चुनाव हो गए और 15 को फिर वो एक्सपायर कर रहा है प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन, 12 तक वो चुनाव प्रक्रिया पूरी तो सरकार बनी दो तीन दिन में सरकार बन ही जानी है, वरना फिर से मतलब दिल्ली को प्रेसिडेंट रूल मिलेगा। बीजेपी के पास चेहरा कहां खोजें, क्योंकि देखिए अगले 4 दिन में बीजेपी अगर चेहरा नहीं देगी तो मीडिया कोई चेहरा ढूंढ लेगी, क्योंकि चेहरे तो उसी वो तो कोई लोग, मैं कई सर्वे में ऐसे लोगों का भी नाम देख रहा हूं जो बीजेपी में नहीं है रवीश, क्योंकि चेहरे तो उसमें हमारा आपका भी नाम चल जाए, क्या पता सर्वे में एक आध वोट हम लोग को भी मिल जाए। यहाँ कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं कि किसी को आप बाद में घुसा देंगे। दिल्ली इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि किसी को रिजाइन करवा के आप नहीं बना सकते। तो ये जो 70 की लिस्ट आएगी, क्योंकि बीजेपी में अभी भी ये क्लैरिटी जो बाकी जगह थी बिल्कुल क्लैरिटी थी कि हम नहीं अनाउंस करेंगे, यहाँ अभी भी वो क्लैरिटी नहीं है। हम बिल्कुल अनाउंस करेंगे, इस स्थिति पे बीजेपी नहीं है। हो सकता है कि लास्ट मिनट बीजेपी को कवर करते आप ये कह रहे हैं कि ये अभी बीजेपी ने अंतिम रूप से तय नहीं किया है कि हम बिना बताए जाएंगे या नाम लेके जाएंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को एक एडवांटेज है, बाकी फील्ड में भले ही उन्होंने मतलब उनकी शक्ति का ह्रास हो गया हो, लेकिन यहाँ नेतृत्व वाले इशू पे उनको एक एडवांटेज